दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया? आई होप बेटा पिछला वीडियो जो आपने देख लिया होगा और सारे बेसिक कांसेप्ट समझ लिए होंगे, ठीक है? इस वीडियो में बेटा अपन जो इम्पोर्टेंट है, जो समझने की कोशिश करेंगे बेटा चौथा और 5वां पार्ट कौन-सा है इसका, ठीक है? तो पहले हमने मुद्रण के बारे में समझा, हमने उसके बारे में समझा, तो अब हम जानेंगे बेटा ये विद्युत या धातुओं का शोधन क्या होता है ना? तो अब अगला है बेटा धातु शोधन। अगला भाग है हमारा धातु का शोधन करना। आराम से पढ़ो बेटा, सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे। अगला जो है सी पार्ट वो क्या है? धातु शोधन। धातु शोधन का मतलब क्या होता है? यानी कि धातु को शोधित करना, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, है ना? अब ये क्या होता है? अब बेटा जो आपने बेसिक प्रिंसिपल तो समझ लिया है, तो सब में यही होगा कि अपन 2 चीजें ध्यान रखेंगे। एक ध्यान रखेंगे एनोड, एक ध्यान रखेंगे बेटा कैथोड। एनोड मतलब जिसकी और कैथोड मतलब जिस पर। ये तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? तो बस उसी का यूज करना है ना? इसमें ध्यान क्या रखना है वो लिखते हैं बेटा। इस विधि में बेटा शुद्ध धातु को कहाँ लगाते हैं? बेटा कैथोड पर लगाया जाता है। इस विधि में शुद्ध धातु को कैथोड पर तथा अशुद्ध धातु को अशुद्ध धातु को या कह सकते हैं बेटा जिसका निष्कर्षण करना है उस धातु को एनोड पर लगाया जाता है। ठीक है? यानी कि बेटा इस विधि में शुद्ध धातु को कैथोड पर और अशुद्ध धातु को तो कहाँ लगाओगे? एनोड पर संयोजित करते हैं। ठीक है? अब जब घोल में डीसी धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो बेटा क्या होता है? तो लिखना, जब घोल में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो बेटा अशुद्ध कहाँ लगाई है? एनोड पे। और कहाँ के कण जाते हैं? एनोड के। ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, जब किया जाती है तो शुद्ध धातु के कण कहाँ होते हैं? यानी कि एनोड के कण क्या होते हैं बेटा? कैथोड पर इकट्ठित हो जाते हैं। प्रवाहित की जाती है तो एनोड के कण कैथोड पर एकत्रित होने लगते हैं। एकत्रित होने लगते हैं। अभी मैं समझाऊंगा बेटा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है? होने लगते हैं और इस तरह बेटा सारी के सारी अशुद्धियां मेरी एनोड पर रह जाती है। इस प्रकार सारी के सारी अशुद्धियां कहाँ हो जाती है बेटा? एनोड पर शेष रह जाती है। इस प्रकार एनोड के कण कैथोड पर एकत्रित, एनोड के अशुद्ध कण लिखो बेटा। एनोड के अशुद्ध कण ओहो एनोड के शुद्ध कण कैथोड पर एकत्रित होने लगते हैं। इस प्रकार सारी अशुद्धियां जो है एनोड पर एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार सारी अशुद्धियां एनोड पर रह जाती है। देखो बेटा आपने क्या लिखा है, अब इसको समझते हैं ना। 2 ही मिनट में समझ लेंगे, मैं लिंक करूंगा चीजों को, है ना? ध्यान रखना। जब घोल में डीसी प्रवाहित करोगे तो बेटा एनोड के शुद्ध कण कहाँ चले जाते हैं? कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह सारी अशुद्धियां कहाँ रह जाती है? एनोड पे। और शुद्ध कहाँ चले जाते हैं? कैथोड की तरफ। आओ बेटा शुद्ध को क्या लगाया बेटा? कैथोड पे। अशुद्ध को कहाँ लगाया? एनोड पे। देखना आराम से। मैं हमेशा क्या समझाता हूं? मैं हमेशा ये समझाता हूं कि बेटा एक धन छोर होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा? एनोड कहा जाता है। ये एनोड क्या है? धन छोर है। अच्छा, एक क्या होता है बेटा? कैथोड। ये क्या हो जाएगा? ऋण छोर, यानी कि नेगेटिव वाला।
ठीक है? अब बेटा जब इसको सप्लाई दोगे आप, आपने इसको सप्लाई दी, ठीक है, आपने इसको सप्लाई दी। अब देखा, यहाँ पर क्या लगाओगे? यहाँ पर बेटा हमेशा आप क्या लगाओगे? शुद्ध धातु लगाओगे। सॉरी एनोड है ना? हाँ, यहाँ पर बेटा लगाओ अशुद्ध धातु। देखना अभी, और यहाँ पर उस धातु को लगाओगे जो बेटा पूरी तरह क्या है? शुद्ध है। अभी देखना बेटा सब याद हो जाएगा आपका। मुझे बताओ, आपको मैंने जब पढ़ाया था, आपको जब मैंने इससे पहले पढ़ाया था बेटा, विद्युत मुद्रण पढ़ाया था, विद्युत लेपन पढ़ाया था, है ना? विद्युत लेपन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कि सर आपने पढ़ाया था, 2 चीजें लिखाई थी, एक लिखा था जिसकी, एक लिखा था बेटा जिस पर, जिस पर, है ना? अब देखो, जिस धातु की बेटा लेप करना है उसे कहाँ लगाते हो? एनोड। और जिस पर करनी है वो कहाँ लगाते हो बेटा? कैथोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर यहाँ पर भी एनोड के कण कहाँ जा रहे थे? कैथोड पर जा रहे थे, है ना? हाँ। तो वैज्ञानिकों को ये पता चला साथियों कि अगर एनोड के कण ही कैथोड के ऊपर जा रहे हैं, देखना बेटा एनोड के कण ही कैथोड पर जा रहे हैं, तो क्यों ना बेटा हम इसमें जो अयस्क है मेरे पास, उस अयस्क को यानी कि अशुद्ध को बेटा मैं कहाँ लगा दूं? कैथोड पर। ठीक है? उससे होगा क्या? बेटा इस अशुद्ध के अंदर जो मेरी शुद्ध धातु है, बेटा वो कहाँ जाने लगेगी? वो कैथोड की तरफ जाने लगेगी और यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्या लगाऊँगा? शुद्ध धातु लगाऊँगा। आया समझ में? बिल्कुल आया। यानी कि बेटा हो क्या रहा है? अपन लेपन में क्या करते थे? जिसकी और जिस पर। भई जिसकी में भी तो यहाँ के कण यहीं जा रहे थे, है ना? ये देखो बेटा यहाँ से धारा आई और इस धारा के साथ बेटा ये जो अच्छे वाले कण हैं, वो इसके ऊपर जाने लगे, इसके ऊपर जाने लगे, है ना? हाँ, और बेटा यहाँ से अशुद्ध के अंदर 2 है चीजें। अशुद्ध के अंदर बेटा एक तो है अशुद्धि और एक क्या है बेटा? शुद्ध पदार्थ, है ना? ये शुद्ध पदार्थ है ना, वो कहाँ होगा बेटा? ये शुद्ध पदार्थ इस पे वापस जाने लगेगा और बेटा यहाँ पर सारी के सारी शुद्ध चीजें आने लगेगी। आया कि नहीं आया? यानी कि सर यहाँ पर भी ये हो रहा है, कैथोड की तरफ मुँह हो रहा है, यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ शुद्ध है। बेटा अशुद्धि में से जो शुद्ध चीज़ें हैं ना, अशुद्धि में से शुद्ध चीज़ें वो जा रही है बेटा कैथोड की तरफ, ठीक है? और बेटा यहाँ से देखो फिर से ये धारा का प्रवाह हो गया और ये हमारा पूरा के पूरा प्रोसेस चलने लगा। बस यही तो है बेटा धातुओं का शोधन करने का तरीका। अब बेटा यहाँ से ये पूरी चीज़ें यहाँ चली गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ साथियों, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अब बाद में यानी कि फाइनली बेटा अंतिम रूप से क्या हुआ? अंतिम रूप से मेरे पास अब एनोड पे क्या बचा? एनोड पर सर केवल और केवल क्या बची? केवल अशुद्धि शेष रहती है, अशुद्धि शेष रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी के सारी शुद्ध धातु कहाँ चली जाती है? कैथोड की तरफ चली जाती है और अंत में बेटा कैथोड पर केवल और केवल क्या रहता है? शुद्ध रहता है। बेटा यही धातु शोधन की प्रक्रिया है। देख लो, देखो आराम से। मैंने क्या लिखाया? इस विधि में शुद्ध धातु को कहाँ लगाते हैं? कैथोड पर। अशुद्ध को क्या लगाते हैं? एनोड पर। ठीक है? ये जो अशुद्ध धातु है ना बेटा, इसके अंदर कौन-कौन है? तो ध्यान रखना बेटा इस अशुद्ध धातु के अंदर एक तो आपकी अशुद्धि है और एक क्या है बेटा? शुद्ध पदार्थ है। मुझे कैसे भी करके इस शुद्ध पदार्थ को एनोड से कहाँ भेजना है बेटा? कैथोड में, है ना? क्यों? क्योंकि लेपन में मैंने समझा था जिसकी और जिस पर। जिसकी कहाँ करते थे? एनोड पर और जिस पर यानी कि कैथोड पर। तो बेटा इस अशुद्धि में से सारे शुद्ध पदार्थों को मुझे कहाँ भेजना है? कैथोड की तरफ भेजना है। तो बेटा वही तो मैंने किया है। ये देखो। एनोड क्या होता है बेटा? धन छोड़ बैटरी के धन से जुड़ता है। कैथोड पूछेगा कहाँ? तो ऋण से जुड़ेगा, वही चीज़ है। जब यहाँ से धारा जाएगी तो बेटा इस धारा के साथ शुद्ध कण भी इसके ऊपर जाना शुरू कर देंगे। तो यही तो है बेटा धातुओं का शोधन। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है धातुओं का निष्कर्षण। ये क्या है? धातु शोधन। सर धातु शोधन और धातु निष्कर्षण में फ़र्क है क्या? बिल्कुल बेटा थोड़ा-सा फ़र्क है। इसमें तो क्या था? इसमें बेटा क्या था? यहाँ पर अशुद्धि थी और इसमें से मैं अलग कर रहा था, क्या कर रहा था बेटा? शुद्ध धातु को, है ना? इसमें से अलग कर रहा था शुद्ध धातु को, ठीक है? हाँ। लेकिन जो निष्कर्षण का मतलब क्या होता है बेटा? निष्कर्षण यानी चीज़ों को निकालना। हालाँकि है इसका हिस्सा ही है, लेकिन बेटा उसमें बड़े मात्रा में अपन क्या करते हैं? चीज़ों को निकालते हैं।
ये ठीक उसी प्रकार से है कि मान लो लोहे का झुंड है ना, और उसके अंदर मुझे लोहे और हर पदार्थों में से लोहे को अलग करना है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, चुंबक को ऊपर फेरता हूँ, तो लोहे सारे आकर्षित हो जाएगा, है ना। जो लोहे का आकर्षण है ना, उसे कहते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन। समझ में आया? आया। तो अब लिखते हैं बेटा, धातु का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगला क्या है? धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण पूछेगा बेटा, यहां पर भी कौन सा सिद्धांत यूज करोगे? तो बेटा वही धारा का रासायनिक सिद्धांत यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखो बेटा धातु निष्कर्षण मूल रूप से बेटा धातु शोधन के समान ही है। धातु निष्कर्षण मूल रूप से धातु शोधन के समान ही है। इसमें क्या करते हैं वो ध्यान रखो बेटा, जो पूछता है एग्जाम में, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें अयस्क को एनोड पे लगाएंगे और कैथोड पर शुद्ध धातु रखेगी। सिंपल सा बात है। इसमें भी, इस प्रक्रिया में भी शुद्ध धातु को कैथोड पर तथा अयस्क को एनोड पर रखा जाता है। अब आपके दिल में एक सवाल उठता होगा कि सर ये जो अयस्क है इसको मैं अशुद्ध लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम है बेटा। इधर आओ। ये जो अशुद्धि है ना बेटा, ये किसी में भी हो सकती है ना। ये अशुद्धि है वो किसी में भी हो सकती है। मतलब जैसे मान लो सोनार ने गेना बनाया तो उसमें तांबा डाल दिया, तो वो क्या है? अशुद्धि है कि नहीं है? लेकिन अयस्क में क्या होता है बेटा, धातु के और होते हैं, यानी कि धातु बेटा अकेला नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं। उस मेटल में से धातु को खींचना क्या कहलाता है? निष्कर्षण कहलाता है। लेकिन मान लो बेटा सोने की ज्वेलरी है, तो उसमें से अलग करना है, तो बेटा उससे क्या कहेंगे? उससे अपन क्या कहते हैं? धातु का शोधन। ठीक है, ओके। तो निष्कर्षण के अंदर हमेशा बेटा क्या काम में लेते हैं? अयस्क काम में लेते हैं, अशुद्धि नहीं। ध्यान रखना, निष्कर्षण में बेटा हमेशा क्या लोगे काम में? अयस्क काम में लोगे। ये अयस्क क्या होता है? ये अयस्क बेटा धातु के ही होते हैं। एक एग्जाम्पल दो, इधर आओ बेटा। जैसे बेटा आपको पूछेगा बॉक्साइट, क्या पूछेगा? बॉक्साइट Al2O3। बेटा ये बॉक्साइट क्या होता है? ये मूल रूप से क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है कि नहीं? हाँ। तो बेटा ये बॉक्साइट अशुद्धि नहीं है। ये बॉक्साइट बेटा अशुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या है? एल्यूमिनियम। बेटा जब भी ज्यादा मात्रा में ये पदार्थ होता है ना, ज्यादा मात्रा में अगर ये तत्व मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है बेटा? अयस्क कहलाता है। और ये अशुद्धि नहीं है, क्योंकि अशुद्धि में बेटा कम या ज्यादा मात्रा हो सकती है। बोलो समझ में आया? आया। तो धातु निष्कर्षण मूल रूप से बेटा धातु शोधन के समान ही होता है। इसमें शुद्ध धातु को कहाँ लगाते हैं? कैथोड पे। और अशुद्ध को कहाँ लगाते हैं? यानी कि अयस्क को कहाँ लगाते हैं? एनोड पे। ठीक है, हाँ। बाकी सारी की सारी चीजें वही है। ठीक है, इसमें भी वही होता है। जब धारा प्रवाहित होती है तो अयस्क से शुद्ध धातु कैथोड की तरफ इकट्ठी होने लगती है और बेटा हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इसमें भी, इस प्रक्रिया में भी धारा प्रवाहित होने पर एनोड पर उपस्थित अयस्क के कण अयस्क के कणों में से शुद्ध कण, अयस्क के कणों में से जो शुद्ध धातु के कण हैं वो कहाँ होते हैं? कैथोड पर इकट्ठा होने लगते हैं। अयस्क के कणों में से शुद्ध कण या शुद्ध धातु के कण क्या होते हैं बेटा?
कैथोड की तरफ इकट्ठा होने लगते हैं, कैथोड पर इकट्ठा होने लगते हैं, कैथोड पर इकट्ठा या कैथोड पर एकत्रित होने लगते हैं। होने लगते हैं। बोलो हाँ, यस सर, हाँ। ठीक है? और इस तरह बेटा क्या होता है, हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। ठीक है? तो लिखो बेटा इस तरह। धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया से प्रक्रिया द्वारा द्वारा क्या होता है बेटा, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। बोलो क्लियर? हाँ सर। बस वही चीज है बेटा, ये आपका पात्र है ना? इस पात्र के अंदर आपका वो AgNO3 या कोई भी द्रव भर लो, ठीक है? इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव सिरा होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, एनोड कहते हैं। जिसे क्या कहोगे, एनोड। जिसे क्या कहा जाता है बेटा, एनोड, जिसे धन छोर कहा जाता है। एक बेटा क्या होता है, कैथोड, है ना? जिसे क्या बोला जाता है, नेगेटिव छोर, है ना? बैटरी जोड़ दो, बैटरी जैसे ही जोड़ोगे तो बेटा यहाँ से धारा बहेगी, धारा बहेगी और बेटा यहाँ पर ये क्या है, अशुद्धि यहाँ पर है। बेटा यहाँ पर ये क्या है, अशुद्धि है। ठीक है? यानी कि बेटा यहाँ पर दोनों चीजें देखो, अशुद्धि और ये क्या है, धातु मिक्स है। ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे अयस्क। अयस्क क्या कहेंगे, अयस्क। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बेटा क्या होगा, इस अयस्क में से, इस अयस्क में से जैसी धारा प्रवाहित करोगे ना, तो बेटा अयस्क के कण कहाँ जाने लगेंगे, इसके ऊपर इकट्ठा होने लगेंगे, शुद्ध के ऊपर, है ना? ये लो, ये लो। ठीक है? और बेटा शुद्ध धातु यहाँ आना शुरू हो जाएगी और बेटा ये यहाँ से धारा का फ्लो ऐसे होता है। ठीक है? तो शुद्ध धातु बेटा यहाँ पे इकट्ठी होने लगेगी और इस तरह बेटा शुद्ध धातु का क्या हो जाएगा, कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगी। इस तरह बेटा शुद्ध धातु कहाँ हो जाती है, कैथोड पर एकत्रित होने लगती है। ठीक है? और यही बेटा क्या कहलाता है, अयस्क से धातु का निकलना, निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो बेटा अयस्क से धातु का निकलना क्या कहलाता है, धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण कहलाता है। बोलो समझ में आया? हाँ सर, कब समझ में आ गया? ये तो सेम टू सेम है। सेम नहीं है बेटा, वहां पे अशुद्धि होती थी, यहाँ यश के। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है क्या है, अगला है कैपेसिटर का निर्माण कैसे होता है ना? कैपेसिटर का निर्माण करोगे ना, हाँ, तो बेटा वो लिखते हैं। तो अगला लिखो बेटा, पांचवा, कैपेसिटर का निर्माण। कैपेसिटर का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से बेटा, एक ही बार पढ़ो, थ्योरी एक बार पढ़ते हैं, रिवीजन भले डेली करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? लिखो बेटा, कैपेसिटर का निर्माण। अब देखो बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है बेटा, उच्च मान के कैपेसिटर बनाने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया लेनी पड़ती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया काम में लेनी पड़ती है। तो लिखना बेटा, हमें ज्ञात है, ज्ञात नहीं है तो भी बेटा आज ज्ञात हो गया, है ना? इसलिए होशियारी नहीं। हमें ज्ञात है कि उच्च मान के उच्च मान के कैपेसिटर, जैसे कि जो मुझे हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करने होते हैं ना, वो उच्च मान के कैपेसिटर बनाने के लिए कौन सी विधि बेटा, कौन सी विधि बताई थी मैंने आपको, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। के लिए विद्युत अपघटन घटन प्रक्रिया अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। क्लियर? अब इसमें होगा क्या, देखना बेटा, इसमें होगा कुछ नहीं बेटा,
दो चालक प्लेटों के मध्य क्या भर देंगे बेटा, डाई इलेक्ट्रिक फिल्म तैयार की जाती है और बेटा इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना बेटा, इस विधि द्वारा दो चालक प्लेटों के मध्य चालक प्लेटों के मध्य क्या बेटा, परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक फिल्म, डाई इलेक्ट्रिक फिल्म, मैं अभी बताता हूं बेटा क्या है, फिल्म बनाकर कौन सा कैपेसिटर बनाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक। सर ये वही है क्या जो उच्च फ्रीक्वेंसी 120 माइक्रोफैराड पे काम करता है, कैपेसिटर रन में काम आता है? बिल्कुल बेटा वही है, बनाकर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का निर्माण होता है। सर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से पूछेगा बेटा कैपेसिटर के निर्माण में क्या भूमिका है, तो बोलना बेटा उच्च मान की कैपेसिटर बनाने के लिए विद्युत अपघटन प्रक्रिया ने बनाते हैं, ठीक है। और ये इसमें होता क्या है बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा बेटा, दो चालकों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक फिल्म बनाएंगे, ठीक है। इधर देखो बेटा, कैपेसिटर क्या होता है बेटा, दो चालकों के बीच में कोई भी परावैद्युतांक भरते हो, है ना, इसी को तो लिखते हो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये क्या है बेटा, परावैद्युतांक है। इसको ना भर के बेटा पतली पतली अपन फिल्म्स बना देते हैं, यानी कि ऐसे स्लैंट्स बना देती है ना। और इससे जो कैपेसिटर बनता है ना, वो बेटा क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे कार्य करने के लिए यूज में लिया जाता है, या अपन ऐसे कह सकते हो बेटा हाई रेंज के कैपेसिटर बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। हाई रेंज के कैपेसिटर बेटा इसी से बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि वही डीसी वाले कैपेसिटर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप बेटा ये तीनों विधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा हमारा चैप्टर चालू होता है यहाँ से, यहाँ तक बेटा अपन ने तीनों विधियां पढ़ ली, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी। अब बेटा अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे, ये सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लेड एसिड बैटरी क्या होती है, और ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आगे हमारा चैप्टर है सेल, है ना। क्या जानते हो बेटा सेल के बारे में, जल्दी बताओ, सेल के बारे में आप क्या जानते हो। ये है सेल, अच्छा। इस सेल बेटा पहले आप क्या पढ़ोगे, सेल जैसे अपन अपनी बॉडी होती है ना बेटा, अपनी बॉडी है मान लो, ये अपनी बॉडी है ना। इस बॉडी की प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, छोटे छोटे सेल बने होते हैं, छोटे छोटे सेल बने होते हैं, है ना। देखो, तो बॉडी में सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है बेटा, कोशिका। और इस कोशिका को क्या बोला जाता है साथियों, इस कोशिका को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, सेल, है ना। बहुत बढ़िया। इस सेल से क्या बनते हैं बेटा, इस सेल से क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। अच्छा, उत्तक यानी कि टिश्यू। बेटा टिश्यू कुछ नहीं होता है, टिश्यू जो होता है ना, इन सेलों से छोटे छोटे भाग को मिलके क्या बनता है, टिश्यू। अच्छा, इस टिश्यू से क्या बनता है बेटा, ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। इस टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है बेटा, अंग बनता है। अच्छा, जैसे ये मेरा हाथ है ना बेटा, इसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उससे मिलके क्या बनी है बेटा, जैसे ये हाथ की ग्रिप की, ये क्या है, उत्तक है। और उसके बाद ये पूरा क्या है बेटा, बॉडी का एक पार्ट है, अंग है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब सुनना बेटा, यहीं से बेटा अपना जन्म होगा सेल बैटरी का भी। और इस ऑर्गन बेटा वास्तव में क्या है, ये ऑर्गन बेटा अपने बॉडी को बनाता है, अपने शरीर को बनाता है, मानते हो, मानते हैं, यानी कि इस पूरे से मिलके क्या बनती है, शरीर बनती है, और अपना पूरा शरीर बन जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, आराम से देखो, ये क्या है बेटा, सबसे छोटी कोशिका है, और यही बेटा सबसे क्रियात्मक कोशिका भी होती है, आपको पता होगा, बिल्कुल पता है सर। आराम से देखना बेटा, सेल समझ में आएगा। अब इसका नाम क्या है बेटा, सेल, है ना। तो ये भी क्या है बेटा, एक क्रियात्मक कोशिका है, ठीक है। इस सेल को बनाओगे कहां से, तो सेल को बनाओगे सर विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा। इसे कहां से बनाएंगे, विद्युत अपघटन
अभिक्रिया द्वारा, है ना? अभिक्रिया द्वारा। अब देखो बेटा, इस सेल से क्या बनेंगे? उत्तक बनेंगे। अब ये सर उत्तक क्या होते हैं? उत्तक ठीक उसी प्रकार से कि मान लो मुझे ऐसी कोई बैटरी चाहिए, मुझे ऐसी कोई बैटरी चाहिए जो मेरी क्या हो बेटा, ज़्यादा वोल्टेज दे, है ना? यानी कि जैसे मुझे अपना फेस बनाना है, तो फेस के लिए बेटा उत्तक अलग होंगे, हाथों के लिए अलग होंगे, सबके लिए अलग-अलग होंगे ना? हाँ। तो उसी लिए मुझे ऐसे बॉडी का निर्माण करना है जिसमें वोल्टेज ज़्यादा हो, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इन सेलों को कहाँ लगा देता हूँ? सीरीज़ में लगा देता हूँ। कहाँ लगा देता हूँ? श्रेणी में। बहुत बढ़िया, है ना? अब अगर मुझे बेटा धारा ज़्यादा चाहिए, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ बेटा, इन सेलों को कहाँ लगा देता हूँ? तो सर समानांतर में लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे क्या होगा? बेटा श्रेणी में लगाओगे तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, इसमें धारा ज़्यादा मिलेगी। मुझे बताओ, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? एक तरह से बेटा ऑर्गन नहीं है? एक तरह से आपके ऑर्गन नहीं है? बिल्कुल ऑर्गन है। बेटा इन्हें ही ऑर्गन को, अंग को बेटा क्या बोला जाता है? बैटरी। क्या बोला जाता है? बैटरी। बैटरी क्या है? बेटा सेलों का संयोजन ही तो है ना? अब देखना बेटा, ये बैटरी कहाँ यूज़ करोगे? इसके बॉडी पार्ट के अंदर। कौन से बॉडी पार्ट के अंदर? जैसे मान लो आप यूपीएस लगाओगे, जैसे आप मान लो आपके घर की लाइट चला रहे हो, तो पूरी बॉडी को चला रहे हो ना? हाँ, तो बेटा वो ही मिलके क्या बन जाती है? पूरी बॉडी। और बेटा यहाँ बॉडी को क्या ले लोगे? इलेक्ट्रिक बॉडी, है ना? हाँ। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि देखो बैटरी क्या है बेटा, एक भाग है। अकेला बैटरी क्या करेगा? बैटरी को चलाने के लिए ज़रूरी है। मेरे को सिर्फ़ हाथ दे दिया, पूरी बॉडी नहीं दी तो क्या काम का, है ना? लेकिन बॉडी को चलाने के लिए या हाथ से काम करने के लिए मुझे हाथ चाहिए, ठीक है? तो ये क्या है बेटा, एक ऑर्गन है। और ये क्या है? आपकी सेल। बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा? सेल ही है जो सभी अभिक्रियाएँ करेगी। इस सेलों को अगर मैं श्रेणी में लगाऊँगा, समानांतर में लगूँगा तो बैटरी का निर्माण हो जाएगा। तो दरअसल बेटा सेल से ही क्या बनती है? बैटरी बनती है, मुख्य रूप से। बोलो समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, बेटा ये जो सेल होते हैं ना, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो केवल बेटा एक ही दिशा में अभिक्रिया करते हैं। यानी कि जिसमें कार्य एक ही दिशा में होता है, यानी उसे केवल डिस्चार्ज किया जा सकता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कार्य के लिए डिस्चार्ज भी किया जा सकता है और चार्ज भी किया जा सकता है। ठीक है? जिसमें केवल एक ही दिशा में कार्य होता है, बेटा उसे क्या बोला जाता है? प्राथमिक सेल। और जिसमें बेटा दोनों दिशाओं में कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? हाँ। और इसके बाद बेटा ये सारी चीज़ें आगे चलती रहती है। ठीक है? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो।